आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन साहब का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हालांकि इसके पहले तक क्लासों में हम लोगों ने देखा जाए तो मोटा मोटी दो ही इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस किया है। हालांकि डिस्कस तो हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ों को कर लिया है, लेकिन दो चीज़ों को हम लोगों ने ज़्यादा गहराई से डिस्कस किया है। यदि मैं याद दिलाऊं तो सबसे पहला हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, दूसरा हमारा था मास और इनर्शिया में क्या फ़र्क है, वो भी हम लोग यहाँ पे जान चुके हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कहा यह जा रहा है आपसे कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं, मास और इनर्शिया के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद आज हम लोग न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए इस चैप्टर में ना आपको कुछ याद रहे ना रहे, कम से कम न्यूटन साहब का तीनों लॉ आप जरूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि यही तीनों लॉ के ऊपर पूरा का पूरा आपको सवाल मिलने वाला है। न्यूमेरिकल्स आपका जो होगा इन्हीं तीनों लॉ पे मिलता है। अक्सर 90% सवाल आपका इसी पे आएगा, और 10% सवाल जो आएगा वो आपका मास से आ जाएगा, इनर्शिया से आ जाएगा। आज हम लोग मोमेंटम पढ़ेंगे, इससे भी आ जाता है, तो इससे हमारा 10% क्वेश्चन आता है, लेकिन 90% क्वेश्चन आपका तीनों लॉ से आएगा। ठीक है, और चूंकि तीनों लॉ है और ये तीनों का तीनों लॉ बहुत ही लंबे लंबे और बहुत ही गहरे गहरे बातों को कहता है, लेकिन यहाँ पे ये भी आपको समझना पड़ेगा कि तीनों लॉ है तो थोड़ा सा लेंदी, लेकिन है बड़ा आसान, ये आपको मानना पड़ेगा, है बड़ा आसान। और दूसरी बात, इन तीनों लॉ को याद रखने का ना बड़ा सिंपल तरीका भी है। जैसे हम लोगों ने पहले लॉ में क्या पढ़ा था, हालांकि पहला वाला लॉ जो हम लोगों ने पढ़ा वो तो कहता बहुत चीजें है कि नहीं, लेकिन उसको रखने का सिंपल तरीका क्या याद रखने का, सिंपल तरीका ये था कि जो ऑब्जेक्ट जैसा है वो वैसा ही रहना चाहेगा, लेकिन कब तक, जब तक कि उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स बाहर से ना लगा दिया जाए। यही कहता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यही कहता है। तो ये क्या हो गया, इसका सबसे आसान से आसान तरीका याद रखने का। उसी प्रकार से हम लोग एक आसान तरीका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को भी याद रखने का निकाल लेंगे आज। उसके बाद फिर हम लोग जब थर्ड लॉ ऑफ पढ़ेंगे मोशन का, तो उसमें भी हम लोग तरीका निकाल लेंगे। चले, तो बेसिकली हमारा मकसद यहाँ पे ये रहेगा कि जो लॉ जौन सा बात कहता है उसके गहराई से पहले उसके बारे में पहले हम लोग समझेंगे, बाद में उसको आसान तरीके से याद रखने का एक ट्रिक भी हम लोग निकाल लेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मतलब जो जैसा है वो ऑब्जेक्ट वो वैसा ही रहेगा, बात खत्म। अब सेकेंड लॉ का क्या ट्रिक हो सकता है इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। अच्छा, एक बात याद कीजिए, आज का क्लास शुरू करने से पहले ना हम आपको एक बात याद दिलाना चाहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो याद कीजिए हमने आपको बताया था कि गैलीलियो गैलीली जी का कंट्रीब्यूशन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने पढ़ा था। हालांकि गैलीलियो गैलीली जी कहते क्या है, ये कहते हैं कि देखो किसी भी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को आप छोड़ोगे तो दोबारा वो वहीं पे आएगा, बस शर्त यह है कि आपका सरफेस फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। और इसी का कॉन्सेप्ट हम लोग कहाँ पे कर लेते हैं, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में कर लेते हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जब हम लोगों ने पढ़ा तो हम लोगों ने पहले एक कॉन्सेप्ट को समझा, वो था हमारा इनर्शिया। और इनर्शिया बेसिकली देखा जाए तो बहुत उसके बारे में बात बताया है किसने, हम लोगों को गैलीलियो गैलीली जी ने बताया, और वही चीज़ हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी देख लिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसी प्रकार से जब हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने से पहले भी आपको एक टर्म के बारे में जानना पड़ेगा, वो है आपका मोमेंटम। यानी कि जैसे आप लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, उसको पढ़ने से पहले आपने इनर्शिया समझा, उसी प्रकार से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आज आप पढ़ने जा रहे हैं, तो इसको पढ़ने से पहले आप एक नया टर्म सीखेंगे आज, मोमेंटम। अच्छा एक बात बताइए, जब आप इनर्शिया को समझ लिए थे तो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझना बड़ा आसान हो गया था आपके लिए। उसी प्रकार से हमारा सेम टू सेम ये भी है, मोमेंटम यदि आप समझ गए तो फिर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ये क्या लिखा हुआ है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, या फिर कुछ नहीं है, बहुत आसान हो जाएगा। चलिए तो शुरू किया जाए। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इसमें, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, और यहाँ पे एक बात हम आपको पहले बता देना चाहते हैं कि जो जो पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं हर एक पॉइंट का अपने आप में एक मतलब है, बल्कि बहुत ही गहरा मतलब है। हर एक पॉइंट का अपना एक लॉजिक है, ठीक है। चलिए समझते चलेंगे हम लोग ध्यान से। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए कि आखिर ये मोमेंटम होता क्या है। देखिए सबसे पहला इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा पूरा मोमेंटम के बारे में ही चर्चा होगा। मोमेंटम, देखो मोमेंटम कितना पढ़ना है हम लोगों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 पॉइंट हम लोगों को मोमेंटम के बारे में पढ़ना है। लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में मात्र एक पॉइंट। इसका मतलब है कि ये पॉइंट नहीं है, बल्कि आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का
निचोड़ है, कंक्लूजन है। और ये कहाँ से निकला कंक्लूजन? इन्हीं सारे 10 पॉइंट से निकला। तो ये फिर कुछ नहीं है आपके लिए जब आप मोमेंटम को समझ जाएंगे। इसीलिए आपका कंसंट्रेशन ज्यादा मोमेंटम पे होना चाहिए। इस पे ना भी होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही चीज आपको ऊपर में भी अभी बताया जाएगा। देखा जाए क्या है। सबसे पहला, इट इज इंट्रोड्यूस बाय न्यूटन। सही बात है, ये हमारा न्यूटन जी का दिया हुआ है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये पहला स्टेटमेंट तो बड़ा सिंपल है, ये मोमेंटम जो है ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को न्यूटन जी ने दिया। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आप समझिए, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा क्या जा रहा है? द फोर्स रिक्वायर्ड, एक एक पॉइंट को, एक एक शब्द को गहराई से समझिएगा पहले। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। चलिए अब यहाँ पे ना पहले 2-3 बातें हम आपको समझा देते हैं। हालांकि इसके बारे में आप जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको हम रिवाइज करवा देते हैं ताकि आपको यहाँ पे इसको कनेक्ट करने में कोई तकलीफ ना आए। सबसे पहले आप समझिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि भाई जब एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक चीज घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, आप मार्केट गए, आपने एक पेन खरीदा, प्राइस है इसका 5 रुपया, ठीक है, एक पेन प्राइस 5 रुपया। अब आप मार्केट गए, अब आपने टोटल 4 पेन खरीदा, टोटल 4 पेन, पेन का नंबर क्या हुआ? बढ़ गया, 4 हो गया। अब प्राइस कितना हो जाएगा इसका? 20 रुपया हो जाएगा। मतलब कि जब आपके पास एक पेन था तो इसका प्राइस मात्र 5 रुपया था। अब आपके पास पेन 4 हो गया तो इसका प्राइस भी बढ़ गया। तो आपने पेन बढ़ाया तो प्राइस भी बढ़ा। इसका मतलब जब एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। यही हमारा कहलाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। या फिर एक चीज घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, यही हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाता है। अच्छा, इनवर्सली का मतलब क्या होता है? इनवर्सली का मतलब होता है कि एक चीज तो बढ़ेगा लेकिन दूसरा बढ़ने के बजाय घट जाएगा। मतलब कि ऐसे आप समझिए, एक चीज बढ़ेगा दूसरा घट जाएगा, या फिर ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। इसमें ये होता है हमारा इनवर्सली, ठीक है ना। तो यहाँ पे है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। ये बात समझ में आ गया आपको। उसके बाद हमने आपको पिछले वाले क्लास में मास के बारे में बहुत समझाया था। मास का मतलब होता है जो आपके बॉडी के अंदर कंटेंट किया हुआ सामान है। जैसे हम अपना बात करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, यही सब है। उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं इस पेन के मास के बारे में, तो इस पेन के मास के बारे में आप क्या बताओगे कि सर इसके अंदर स्याही है ना, इसका ये नीचे वाला कैप है, इसका ये ऊपर वाला कैप है, आप यही बताओगे, यही इसका मास हो गया, है ना। तो मास का मतलब होता है वो चीज किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो कहीं पे भी चला जाए वो बदलने वाला नहीं है। एग्जाम्पल हमने दिया था चंद्रमा का। चंद्रमा पे हमारा कितना हो जाता है? मास नहीं बदलता है, वेट बदलता है। तो वेट हमारा वहाँ पे 6 गुना कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए धरती पे आपका वेट 60 है तो वहाँ पे आप जाएंगे 10 हो जाएगा, ठीक है। यही चीज हमारा, तो मास में कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ में आ गया। अब आपको समझाएंगे ये वाला पॉइंट तो आप इसको इजिली कैच कर पाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। अब इसका मतलब आप इसको ऐसे समझिए, मूविंग बॉडी का बात हुआ है। देखिए मेरे एग्जांपल को आप गहराई समझिएगा और उसको मनन कीजिए अपने मन में, ठीक है ना। इमेजिन कीजिए कि आप यहाँ पे ऐसे खड़े हैं। इमेजिन करो कि आप एक रोड पे खड़े हैं, उस रोड के सामने से एक मोटा सा तगड़ा सा हाथी, बहुत भारी भड़कम, बहुत बड़ा एडल्ट हाथी, बहुत ही तेजी से दौड़ता हुआ आपकी ओर आ रहा है, ठीक है। और चूंकि बहुत बड़ा हाथी है, मोटा है, ताजा है, बहुत तगड़ा हाथी है, तो उसके पास मास कम है या ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। ज्यादा नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब यदि आप उस हाथी को ऐसे रोकना चाहेंगे तो आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा या ज्यादा लगाना पड़ेगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसका मतलब कि हाथी का मास ज्यादा था तो आपको उसको रोकने के लिए फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। दिस इज नोन एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि द फोर्स रिक्वायर्ड, जो आप फोर्स लगाएंगे टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी, एक मूविंग बॉडी। अच्छा, हाथी हमारा मूव कर रहा है कि नहीं? दौड़ते हुए आ रहा है तो मूव कर रहा है वो। तो यदि उस हाथी को जो मूव करते हुए आपकी ओर आ रहा है, यदि आप उसको रोकना चाहते हैं फोर्स लगा के, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। मतलब कि उसका जितना मास होगा
उतना ही आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। आप इसको ऐसे समझिए, उसका मास ज़्यादा है तो उसको रोकने के लिए हमको फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। पहला वाला पॉइंट कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं फिर। तो पहले वाले पॉइंट का निचोड़ ये निकला, कंक्लूजन ये निकला कि जिस भी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा, यदि वो मूव करते हुए हमारी ओर आ रहा है तो उसको फोर्स लगा के रोकने के लिए भी हमारा फोर्स ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते, क्योंकि मास ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट समझिए, इसी प्रकार का है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ना एक टर्म बदल दिया बस। क्या है वो? वेलोसिटी बदल दिया। आगे देखिए, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मास का बात हुआ था, यहाँ पे बात हो गया वेलोसिटी का। अब इसका मतलब आप इसको ऐसे समझिए, दोबारा आप समझिए। इमेजिन करो कि आप अपने स्कूल के ग्राउंड फील्ड में हैं, लंच टाइम है, और लंच टाइम है, आपका क्लास का लंच टाइम हुआ, घंटी बजा और आप दौड़ते हुए चले गए अपने स्कूल के ग्राउंड में। ठीक है ना, आप चुपचाप ऐसे खड़े हैं अपने ग्राउंड में, और आपका एक दोस्त है जो कि बहुत मोटा है, बहुत, चलो मोटा छोड़ दो, अपने अकॉर्डिंग समझ लीजिए, आप पतला ही दोस्त है आपका, मतलब नॉर्मल दोस्त है। ठीक है, बहुत तेजी से दौड़ते हुए आपकी ओर वो आ रहा है, बहुत तेजी से। आप उसको रोकने के लिए, बहुत तेजी से आ रहा है, यहाँ पे मास का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी का बात हो रहा है, क्योंकि वो तेजी से दौड़ के आ रहा है। तो यदि आप उसको रोकना चाहेंगे तो आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा या कम लगाना पड़ेगा? क्योंकि वो बहुत तेजी से आ रहा है, बताइए। ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अब वही दोस्त आपका बहुत ही नॉर्मल तरीके से चल के आ रहा है, बस उसको रोकने के लिए फोर्स कम या ज़्यादा लगाना पड़ेगा? कम लगाना पड़ेगा। इसका मतलब हम यहाँ पे आपको केवल और केवल ये बताना चाहते हैं कि यदि कोई बॉडी मूव करके आपकी ओर आ रहा है और वो भी बहुत तेजी से आ रहा है, मतलब कि उसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसको रोकने के लिए फोर्स भी आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और यदि बहुत धीरे धीरे आ रहा है, चल के आ रहा है, तो फिर उसको रोकने के लिए फोर्स आपको कम लगाना पड़ेगा। ऐसा होता है ना कई बार कि गहरे दोस्ती में हम लोग ऐसे खड़े रहते हैं, उधर से आके हमारा दोस्त बहुत तेजी से आके हमसे गला मिल लेता है इस तरीके से, तो हम लोग पीछे धकेला जाते हैं। ऐसा भी होता है कई बार। तो वही बात यहाँ पे कहा गया था। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वाले पॉइंट का मतलब ये हो गया कि यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव करते हुए आ रहा है और उसका मास बहुत ज़्यादा है, तो उसको रोकने के लिए भी हमको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट उधर से आ रहा है जो कि बहुत तेजी से आ रहा है, यहाँ पे मास का बात नहीं होगा, यहाँ पे वेलोसिटी का बात होगा, बहुत तेजी से आ रहा है आपकी ओर, उसको रोकने के लिए आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ओके, यदि धीरे आ रहा है तो रोकने के लिए उसको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। आप इसको ऐसे खुद समझिए, आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे, यदि बैट्समैन बहुत तेजी से बॉल आपकी ओर मारता है और बॉल आपकी ओर आ रहा होता है बहुत तेजी से, तो जब आप कैच करते हैं तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली पीछे चल जाता है, पीछे थोड़ा सा खिसक जाता है। वो क्यों? क्योंकि बॉल का वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन बैट्समैन क्या किया, धीरे से मारा और आपके हाथ में कैच आ गया, बहुत धीरे से मारा वो, आपके हाथ में कैच आ गया, उसको आप आराम से कैच कर लेते हो। इसका मतलब क्या है कि उसका वेलोसिटी कम था, तो आपको फोर्स भी कम लगाना पड़ा रोकने के लिए, कैच करने के लिए। वही बात इसमें लिखा गया था। अब ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया। अब आपके ऊपर आ पड़ा है मोमेंटम। मोमेंटम आप समझिए क्या होता है। द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो, जो रिजल्ट आएगा वही आपका मोमेंटम कहलाएगा। लेकिन फिर सवाल है कि सर ये मोमेंटम आपने बता दिया कि मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसी को मोमेंटम कहेंगे, लेकिन ये मोमेंटम बताता क्या है? बताएंगे, सब चीज बताएंगे, लेकिन आप पहले समझिए कि ये मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। इमेजिन कीजिए कि मेरा मास 60 केजी है। कितना है मास? मतलब मेरा 60 केजी है, ठीक है। और अभी हम फिलहाल, मेरा जो वेलोसिटी है चलने का वो 5 मीटर पर सेकेंड है, मतलब कि 1 सेकेंड में हम 5 मीटर चल लेते हैं। मतलब क्या हो गया, मेरे बॉडी का मास है 60 केजी और वेलोसिटी है 5 मीटर। अच्छा, 5 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? 5 मीटर पर सेकंड का मतलब हो गया कि 1 सेकंड में 5 मीटर हम चल जाते हैं।
तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 5 से। ये हमारा 60 kg में है और ये हमारा मीटर पर सेकेंड में है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, चलो आप इसको ऐसे लिख लो पूरा, मेरे बॉडी का मास कितना, 1 मिनट, मेरे बॉडी का मास 60 kg और मल्टीप्लाई करेंगे आप मेरे वेलोसिटी से जो कि है 5 मीटर पर सेकेंड। तो आप इसको जरा मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 60 इंटू 5 300 आ गया। अब यहां पे आपको मोमेंटम का SI यूनिट भी पता चल जाएगा। देखिए मास था 60 kg, वेलोसिटी है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड, इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया 300 आ गया। अब केजी का आप यहाँ पे केजी लिखेंगे और मीटर पर सेकेंड का मीटर पर सेकेंड लिखेंगे, तो ये आपका पूरा हो गया मोमेंटम का SI यूनिट और ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि यदि मेरा मास 60 kg है और हम 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहे हैं तो मेरे बॉडी में अभी फिलहाल मोमेंटम कितना है, 300 kg मीटर पर सेकेंड का मेरे बॉडी में मोमेंटम है। अब सवाल है कि सर ये मोमेंटम बताता क्या है। आखिर आपके बॉडी में मोमेंटम अभी 300 kg मीटर पर सेकेंड का है, तो इसका मतलब क्या है। ये तो हमारा मोमेंटम निकल गया, लेकिन इसका मतलब क्या है बताते हैं, सब चीज बताएंगे पहले, लेकिन ये तो कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब तो किसी भी बॉडी का यदि आपको मोमेंटम पूछा जाए कि कितना है, मोमेंटम क्या है अभी बताएंगे, लेकिन फिलहाल यदि कोई पूछे कि बताओ मोमेंटम इस बॉडी का कितना है, तो आपको दो चीज पहले पता कर लेना है, उसका मास कितना है केजी में और उसका वेलोसिटी कितना है किसमें, मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। उन दोनों का आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वही उसका कहलाएगा मोमेंटम, ठीक है ना। अब समझिए कि आखिर मोमेंटम का मतलब होता क्या है। देखिए हालांकि मोमेंटम का मतलब तो बहुत गहरा मतलब होता है इसके बारे में आपके क्लास 9th में उतना नहीं बताया गया है, लेकिन मोमेंटम का क्लास 9th तक आप केवल इतना ध्यान रखेंगे कि मोमेंटम का मतलब आप सिंपली समझिए फोर्स। मोमेंटम का सिंपल सा मतलब क्या समझेंगे फिलहाल, फोर्स। हालांकि हम यहाँ पे एक बात और ऐड कर दे रहे हैं कि मोमेंटम का मतलब और भी बहुत कुछ होता है, फोर्स के अलावा भी। हालांकि फोर्स तो होता ही है, फोर्स के अंदर हम लोगों को और इसको डीप में पढ़ना होता है मोमेंटम का एक्चुअल मतलब। लेकिन चूंकि अभी आप क्लास 9th में हैं, अभी आपने पहली बार स्टैंडर्ड फिजिक्स को पढ़ना शुरू किया है। क्लास 8 तक आप फिजिक्स पढ़ते कहाँ थे, फिजिक्स पढ़ते थे, लेकिन क्या इस स्टैंडर्ड तक का आप फिजिक्स पढ़े थे कभी, क्लास 8 तक नहीं पढ़े थे। इसीलिए हम बता रहे हैं कि मोमेंटम और खास करके बड़े लेवल का फिजिक्स आप लोग क्लास 9th में शुरुआत कर रहे हैं। तो क्या क्लास 9th में ही पहली बार आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड लेवल का, और क्या पहली बार आपको बहुत कुछ बता दिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो मोमेंटम का मतलब केवल अभी आपको यहाँ पे क्लास 9th में ये समझना है कि ये इसका मतलब होता है फोर्स। मोमेंटम का मतलब क्या, फोर्स। अब इसका मतलब भी समझ लीजिए क्या है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में पहले जान ले, तो उसके बाद इसके बारे में और बताते हैं आपको क्या है इसका मतलब। तो मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया मास इनटू वेलोसिटी, और इसका अब आप SI यूनिट भी निकाल चुके हैं, केजी मीटर पर सेकेंड। चलो इसके बारे में और बात करेंगे हम लोग, अभी टेंशन मत लीजिए। तो मोमेंटम का मतलब क्या हो गया, फोर्स, ठीक है ना। अभी इसका मतलब सिंपली आप फोर्स याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मोमेंटम का सिंपल सा फॉर्मूला हमारा शॉर्ट में हो गया। P हमारा है मोमेंटम के लिए, स्मॉल p है याद रखिएगा, स्मॉल m है हमारा मास के लिए, और स्मॉल v हमारा वेलोसिटी के लिए। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, P इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ द बॉडी, m इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी, v इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये आपने समझ लिया। क्या मोमेंटम खत्म हो गया, नहीं, अभी तो मोमेंटम शुरुआत हुआ है। अब इसका मतलब समझिए हुआ क्या। देखिए इसको ना हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं कि मोमेंटम जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वही बात जो आपने यहाँ पे पढ़ा इन दोनों पॉइंट में, इन्हीं दोनों पॉइंट को बस यहाँ पे मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया है। मोमेंटम हमारा मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और हमारा वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसको आप थोड़ा सा और गहराई से समझिए। हालांकि ये चीज ना बहुत लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले हैं।
हालांकि इससे न्यूमेरिकल्स आपका उतना नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि मोमेंटम आपने शुरू किया है तो उसको आप गहराई से एक बार समझ लीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपको क्लास 10th में नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट ये चीज़ आपको क्लास 11th में मिलता है। 12th में भी मोमेंटम आपको नहीं के बराबर मिलता है, 11th में मोमेंटम आपको ज़्यादा पढ़ना होता है, 11th में। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा आप समझिए गहराई से। मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि देखो भाई, मोमेंटम जो है ना मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी फिलहाल हमने आपको जैसा बताया कि अभी फिलहाल आप मोमेंटम को क्या समझ के चलेंगे, फोर्स समझ के चलेंगे। ठीक है, अब इसका मतलब आप थोड़ा सा आप गहराई से समझिए। मोमेंटम मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब हो गया कि मास ज़्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, मास कम होगा तो मोमेंटम भी कम होगा। ठीक है ना, अभी आप इसको ऐसे समझिए। अभी फिलहाल मानिए कि मेरा जो वेट है वो 60 kg है। ठीक है, और हम चल रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। ठीक है, पहले हम आपको यहां पे ये समझाते हैं कि मोमेंटम मास के कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि मास बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ना चाहिए, मास घटेगा तो मोमेंटम भी घटना चाहिए। पहले आप इसको समझिए, बाद में फिर हम समझेंगे कि मोमेंटम हमारा वेलोसिटी के कैसे रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहले आप मास के अकॉर्डिंग समझिए। अभी आप बताइए, फिलहाल मास हमारा 60 kg है, वेलोसिटी हमारा 5 मीटर पर सेकेंड है, तो अभी फिलहाल मेरे बॉडी में मोमेंटम कितना हुआ, 300 kg मीटर पर सेकेंड का हुआ मोमेंटम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपना मास बढ़ा देंगे, वेलोसिटी उतना ही रहेगा क्योंकि अभी हम वेलोसिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अब हम अपना मास 70 kg कर देंगे। हमने अपना मास बढ़ाया और ये क्या कहता है कि मोमेंटम हमारा बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा, या फिर मास बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा। जब मेरा मास 60 kg था तो मेरे बॉडी का मोमेंटम 300 kg मीटर पर सेकेंड था। ठीक है ना, अब हमने अपना मास थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया 10 kg, हमने मास अपना इंक्रीज किया। अब बताइए मेरे बॉडी में मोमेंटम कितना है, 350 kg मीटर पर सेकेंड। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपने वेलोसिटी को कुछ नहीं किया, आपने केवल अपना मास बढ़ाया तो आपका मोमेंटम भी बढ़ गया। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मोमेंटम जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। मास बढ़ रहा है तो मोमेंटम भी हमारा बढ़ रहा है, मास घटेगा तो मोमेंटम भी घटेगा। अब मास के बदले अब आ जाइए वेलोसिटी पे। वेलोसिटी भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के। अब इसको भी आप समझ लीजिए। पहले मेरा कितना था मास, 60 kg था, 60 kg कर देते हैं तो इसके हिसाब से मेरे बॉडी में तो अभी फिलहाल 300 kg मीटर पर सेकंड का मोमेंटम है। अब आप क्या करो, मेरा वेलोसिटी 5 मीटर ना करके 10 मीटर पर सेकंड कर दो। आपने मेरे वेलोसिटी को बढ़ाया तो अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा, ये 10 है। हाँ, अब आप जब मेरे वेलोसिटी को 5 मीटर से 10 मीटर कर देंगे पर सेकंड तो अब यहां पे मेरा मोमेंटम 600 kg मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्या इस बार वाले केस में आपने मास के साथ कुछ किया? नहीं किया, केवल आपने वेलोसिटी के साथ किया। तो पहले वाले केस में हमने जो बताया आपको, हमने बताया कि देखो हमारा मास 60 kg था और वेलोसिटी हमारा 5 मीटर पर सेकंड था, तो उस केस में मेरा मोमेंटम 300 आया था। उसके बाद हमने मास को केवल बढ़ाया, हमने 70 कर दिया था 70, तो फिर मेरा आ गया था 350 kg मीटर पर सेकंड मोमेंटम आ गया था। तो मास हमने जब बढ़ाया तो मेरा मोमेंटम भी बढ़ गया था। अब हमने क्या किया, मास को सेम रहने दिया 60 kg, केवल हमने अपने वेलोसिटी को बढ़ाया। जब हमने वेलोसिटी को भी बढ़ाया तो भी तो हमारा मोमेंटम बढ़ा। इसका मतलब एक लाइन में इसका निचोड़ यदि मैं बताना चाहूं तो इसका मतलब ये हो गया कि आप चाहे अपने बॉडी के मास को बढ़ा लो या फिर चाहे तो आप अपने बॉडी के
वेलोसिटी को बढ़ा लो, दोनों में से किसी एक चीज को बढ़ा लो आप, आपका मोमेंटम ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। या फिर इन दोनों में से किसी एक को घटा लो तो मोमेंटम क्या होगा, घट जाएगा। तो यहां से आपसे सवाल ऐसा पूछेगा कि बताइए मोमेंटम का मास और वेलोसिटी के साथ कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब कि मास बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा मोमेंटम भी बढ़ेगा, मास घटेगा मोमेंटम भी घटेगा, वेलोसिटी घटेगा मोमेंटम भी घटेगा। बात खत्म। तो ये हमारा ये चीज कहता है। हालांकि ये बात आगे आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन अब यहाँ पे आप समझ गए इस चीज का मतलब। तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि जब इन दोनों में से मास या फिर वेलोसिटी में से किसी एक चीज को आप बढ़ाएंगे तो आपका मोमेंटम भी बढ़ेगा, किसी एक चीज को घटा देंगे तो मोमेंटम भी आपका घट जाएगा। यही चीज था हमारा। और मोमेंटम का सिंपल सा मतलब अभी फिलहाल आप क्या समझेंगे? फोर्स आप समझेंगे। ठीक है, चलिए आप इसका, चूंकि आप इसका मतलब फोर्स समझ रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ा सा आप ऐसे भी समझ लीजिए। देखिए सपोज कीजिए कि आपके सामने से ना एक हाथी आ रहा है बहुत ही तेजी से। चूंकि हाथी है तो मास ज्यादा है, वेलोसिटी उसमें कम होता है। हाथी में आप देखेंगे ना तो हाथी जल्दी ज्यादा स्पीड नहीं दौड़ पाता है, फिर भी ठीक दौड़ लेता है लेकिन उतना भी खास नहीं दौड़ पाता है। तो उसमें वेलोसिटी क्या है? कम है, लेकिन ज्यादा क्या है? मास ज्यादा है। तो मास ज्यादा है, वेलोसिटी कम है, इसके बावजूद भी उसका मोमेंटम क्या होगा? ज्यादा होगा। मोमेंटम मतलब फोर्स। तो उसको रोकने के लिए हमको फोर्स क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप अभी आपने मास वाला एग्जांपल देखा कि हाथी का मास ज्यादा था। अब आप एग्जांपल ले लीजिए वो बंदूक वाला। बंदूक में जो हमारा वो बुलेट होता है, गोली छोटा सा, उसका मास कितना कम रहता है? बहुत कम रहता है मास, लेकिन उसका वेलोसिटी कितना ज्यादा रहता है? इतना तगड़ा आता है कि पूरा एकदम आर से पार कर देता है ना? तो बताइए वहां पे उसका मास तो कम है लेकिन ज्यादा क्या है? वेलोसिटी ज्यादा है। तो वहां पे उसका मोमेंटम भी क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी कि उसको रोकने के लिए फोर्स भी क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा। वही बात इसमें भी कहा गया था। तो सिंपल सा मतलब आप मोमेंटम में ये बात याद रखिएगा कि मोमेंटम जो है मास और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों में से कोई भी एक चीज बढ़ेगा या फिर घटेगा तो मोमेंटम भी हमारा बढ़ेगा और घटेगा। इधर में से कोई भी एक चीज बढ़ेगा तो मोमेंटम भी बढ़ेगा, इन दोनों में से कोई एक चीज घटेगा तो मोमेंटम भी हमारा घटेगा। और मोमेंटम का सिंपल सा मतलब अब समझिए फिलहाल फोर्स, और कुछ नहीं। ठीक है ना? अब आगे बढ़ जाते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज यूनिट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मोमेंटम हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। हालांकि यहाँ पे हम बार बार आपको बता रहे हैं कि बहुत सारे बुक में केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखा हुआ है, यूनिट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं करेगा। तो मोमेंटम हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब हो गया जिसके पास तीनों चीज हो, यूनिट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सर यूनिट तो हमको दिख रहा है केजी मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू भी हमको यहाँ पे दिख रहा है 600। सर डायरेक्शन इसमें नजर नहीं आ रहा है। डायरेक्शन क्या आपको दिख रहा है? इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन डायरेक्शन हमको यहाँ पे दिख रहा है। मालूम है कैसे? वेलोसिटी से। क्योंकि वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? स्पीड विथ डायरेक्शन। स्पीड भी है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, तो उसी को तो हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा मोमेंटम के साथ क्या है? डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और यूनिट भी है। इसलिए मोमेंटम हमारा क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं फिर। SI यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड। आपने देख लिया यहाँ पे केजी मीटर पर सेकेंड। केजी हमारा मास के लिए और मीटर पर सेकेंड हमारा वेलोसिटी के लिए। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। इसको लिखने का तरीका और हमारा क्या हो सकता है? ये वाला, ये पावर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया है। अब डिवाइड के नीचे, डिवाइड यानी कि बाई में आप एस नहीं लिखना चाहते हैं सेकेंड को, तो आप ऊपर लिख दीजिए। इसका मतलब ऐसे हो गया केजी मीटर पर सेकेंड। आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो केजी मीटर एस तो -1। ये पावर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। हम लोग जब पढ़े थे पावर है, एक्सपोनेंट पावर चैप्टर, उसका कॉन्सेप्ट है। तो वो SI यूनिट इसका ये हो गया। अच्छा, यदि आपको ये पूछे कि इसका SI यूनिट क्या होता है तो बता देंगे आप, सिंपल सा। क्या वो कहीं अंतरिक्ष से आया है? नहीं, ये तो हमारा यहीं से आया है।
मास और वेलोसिटी से आया है, सिंपल सा बात है। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, अ फोर्स प्रोड्यूसेस अ चेंज इन मोमेंटम, अ फोर्स प्रोड्यूसेस अ चेंज इन मोमेंटम। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अ फोर्स प्रोड्यूसेस अ चेंज इन मोमेंटम का मतलब आप ऐसे समझिए, मेरे बॉडी का मास अभी फिलहाल 60 केजी है और हम जा रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है। तो बताइए मेरे बॉडी का मास 60 केजी, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड और हम आराम से ऐसे जा रहे हैं, तो मेरे बॉडी का मोमेंटम कितना है बताइए, 300, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि अभी यदि हम ऐसे जा रहे हैं तो मेरे बॉडी का मोमेंटम 300 है। अब क्या हुआ, अचानक मेरा दोस्त पीछे से आया और बहुत जोर से धक्का मार दिया, बहुत जोर से फोर्स लगा दिया, तो मेरा मास तो उतना ही रहेगा, मास तो बदलता नहीं है, मेरा वेलोसिटी अचानक चेंज हो गया। तो बताइए मेरा जो वेलोसिटी बॉडी का चेंज हुआ, इसका मतलब मेरा क्या बढ़ गया, मोमेंटम बढ़ गया। और मोमेंटम कैसे बढ़ा, फोर्स लगाने के वजह से, मेरे दोस्त ने पीछे से फोर्स लगाया तो मेरा वेलोसिटी बढ़ गया, और इन दोनों में से कुछ भी एक चीज बढ़ जाए तो मोमेंटम बढ़ जाएगा। तो वही बात यहाँ पे कहा गया था कि अ फोर्स प्रोड्यूसेस अ चेंज इन मोमेंटम। तो यदि हम ऐसे जा रहे थे, मेरा मास 60 केजी था और वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड था, तो मोमेंटम मेरे बॉडी में भी फिलहाल 300 का है, ठीक है। अब अचानक मेरे दोस्त ने पीछे से धक्का मार दिया तो मास तो सेम रहा लेकिन वेलोसिटी मेरा बदल गया। अच्छा, घटा होगा या बढ़ा होगा, बढ़ा होगा, तो बहुत तेजी से हम भाग गए होंगे, उधर झटका लग गया होगा हमको। तो इस तरीके से हमारे बॉडी का वेलोसिटी बढ़ा तो मोमेंटम भी बढ़ गया। तो वही बात कहा गया था। तो मोमेंटम क्यों बढ़ा बताओ, क्योंकि फोर्स लगाया गया पीछे से, तो वही बात ये लिखा गया था। अच्छा, अब मेरे मन में ना सवाल आ रहा है, इसको आप ये वाला पॉइंट को अभी फिलहाल मत पढ़िए, इसको अभी आप ढके रहिए, ठीक है, इसको ईमानदारी से, इसको अभी मत पढ़िए। अब मेरे सवाल का पहले आप जवाब दीजिए। पहले आप इस फॉर्मूला को देख लीजिए एक बार, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। इधर नहीं देखिएगा, ठीक है, ईमानदारी से बताइए, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट में है, रुका हुआ है, उसका मोमेंटम कितना होगा। कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल रेस्ट में है, रुका हुआ है एकदम, बिल्कुल जरा सा भी उसमें हलचल नहीं है, तो बताइए उस कंडीशन में उस बॉडी का मोमेंटम कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि देखिए बड़ा नॉर्मल सी बात है, आप इस फॉर्मूला पे ऊपर वैल्यू पुट कीजिए, क्या होता है, P इक्वल्स टू M इंटू V। तो चलो मान लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट का मास तो कभी चेंज नहीं हो सकता ना, मान लेते हैं कि मास उसका ना 70 केजी था, मान लेते हैं, इंटू वेलोसिटी कितना था, 0, क्योंकि वो रुका हुआ था। अब आप किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, इट मीन्स यहाँ इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने नया बात ये भी सीख लिया कि जब कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल रेस्ट में होता है तो उसके पास मोमेंटम नहीं होता है, 0 होता है। तो क्या बॉडी जो मूवमेंट में है, जो मूव कर रहा है, क्या उसके पास मोमेंटम होगा, हाँ उसके पास तो होगा, कम हो सकता है, बेसी हो सकता है, लेकिन होगा जरूर। तो वही बात अगला लिखा गया था कि अ रेस्ट बॉडी डज नॉट पोजेसेस मोमेंटम बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज 0, क्योंकि देखो रीजन भी लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि उसका वेलोसिटी 0 है। उसके बाद अ मूविंग बॉडी पोजेसेस मोमेंटम, ऑब्वियस सी बात है, जो बॉडी मूव कर रहा है मतलब उसके अंदर कुछ वेलोसिटी है, और वेलोसिटी है तो मास तो ऑटोमेटिक होना है, क्योंकि मास तो कभी घटता बढ़ता नहीं है, तो मोमेंटम भी है उसके पास। तो यहाँ पे आपने एक बात नया सीख लिया कि जो बॉडी रेस्ट में होगा उसके पास मोमेंटम 0 होगा, लेकिन जो बॉडी मूवमेंट में होगा, मोशन में होगा, उसके पास मोमेंटम होगा, हाँ कम हो सकता है, बेसी हो सकता है, चलेगा, लेकिन जरूर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, बात समझ में आई है। चलिए अब इतना यदि आपको समझ में आ गया तो फिर आपके लिए सेकेंड लॉज ऑफ मोशन समझना कुछ भी बड़ा बात नहीं है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताने से पहले एक बार आप हमको पहले बताइए, क्या ये वाला फॉर्मूला आपको पूर्णतः समझ में आ गया पूरा। इसका ना मतलब आप सिंपल से ये याद रखिएगा कि मोमेंटम मतलब फोर्स, और मोमेंटम हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास और वेलोसिटी के। मतलब कि इन दोनों में से यदि कोई भी एक चीज बढ़ेगा तो मोमेंटम अपने आप बढ़ जाएगा, या फिर इन दोनों में से कोई भी एक चीज घटेगा तो मोमेंटम भी अपने आप घट जाएगा। डायरेक्टली रिलेशन होता है यहाँ पे। अब तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अब आइए आप न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, ये क्या कहता है, ये यही सारा बात कहता है
बस कंक्लूजन के तौर पे स्टेटमेंट थोड़ा सा बदल के ये लिख दिया है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए एक बार पढ़िए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। पहले आप यहां तक समझिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स का मतलब क्या हुआ। देखिए हमने आपको ये वाला पॉइंट जो समझाया, उसमें जो एग्जांपल दिया हमने, वही एग्जांपल आपको दोबारा देते हैं। मेरे बॉडी का मास अभी 60 kg है और हम मूव कर रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है। तो मेरे बॉडी का मोमेंटम कितना हुआ, 300 हुआ। अब मेरे दोस्त ने अचानक पीछे से फोर्स लगाया, यानी कि धक्का लगाया और हमको अचानक झटका दे दिया बहुत तेजी से। फोर्स बहुत तेजी से लगाया तो मोमेंटम भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यदि वो फोर्स धीरे से लगाया होता तो हमारा मोमेंटम बढ़ता नहीं बल्कि थोड़ा सा कम ही होता। तो वही बात कहा गया है कि ज़्यादा फोर्स लगाइएगा तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, कम फोर्स लगाइएगा तो मोमेंटम घट जाएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। वही बात इसमें कहा गया था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, यानी कि किसी भी बॉडी में जो मोमेंटम है वो डिपेंड करेगा उसके फोर्स पे डिपेंड करेगा। ज्यादा जोर से फोर्स लगा दीजिएगा, जैसे मान लो कि उधर से ना आप ही के हाइट का, आप ही के वेट का आपका एक दोस्त आ रहा है, उसका मोमेंटम चलिए मतलब नॉर्मल बच्चा है, उतना मोटा भी नहीं है, ठीक ठाक है, आराम से वो दौड़ के आ रहा है। आप उसको रोकिएगा, दौड़ के आ रहा है, वो दौड़ के आ रहा है यानी कि वेलोसिटी ज़्यादा है, तो रोकिएगा तो आपको रोकने के लिए फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा है। उसी प्रकार से अब एक वो बच्चा आ रहा है जो कि बहुत मोटा तगड़ा है, उसको रोकने के लिए भी आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा ना। मतलब ये हो गया, चाहे मास ज़्यादा हो चाहे वेलोसिटी ज़्यादा हो, मोमेंटम अपने आप ज़्यादा होगा। किस रिलेशन से, इस रिलेशन से। चाहे मास ज़्यादा हो चाहे वेलोसिटी ज़्यादा हो तो अपने आप मोमेंटम भी ज़्यादा होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो वही बात इसमें भी कहा गया था कि जैसे मान लीजिए कि मेरे बॉडी का मास अभी 60 kg है और वेलोसिटी हमारा 5 मीटर पर सेकेंड है, हम ऐसे जा रहे हैं तो मेरे बॉडी का भी मोमेंटम 300 है और मेरे दोस्त ने बहुत ही तेजी से धक्का मार दिया, बहुत ही जोर से फोर्स लगाया, तो मेरा मोमेंटम क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि फोर्स ज़्यादा लगाया तो मेरा मोमेंटम भी बढ़ गया। मतलब कि यहाँ पे फोर्स का और मोमेंटम का कैसा रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए अब वही बात कहा गया था इसमें, एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स, उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे। मतलब कि हम इधर जा रहे थे तो मेरा मोमेंटम इधर की ओर डायरेक्शन में ही बढ़ेगा ना, क्योंकि हमको पीछे से फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाया गया। वही बात इसमें कहा गया था। लेकिन यहाँ पे ना आप फॉर्मूला देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि सर जब यही सारा बात ये बता रहा था तो इसका फॉर्मूला था P = mv, इसका है F = ma। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम चीज है। समझाते हैं क्यों और कैसे दोनों सेम चीज है। देखिए P = mv, P का मतलब हमने आपको क्या बताया, फोर्स, P का मतलब मोमेंटम और मोमेंटम का मतलब सिंपल सा फोर्स। ये फोर्स हमारा क्या, वो भी फोर्स लिखा हुआ है, बिल्कुल। ये मास, वो भी हमारा मास है। ये वेलोसिटी और ये हमारा एक्सेलरेशन, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी ही हमारा कहलाता है ना एक्सेलरेशन। तो हम जा रहे थे भाई 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, अचानक धक्का मार दिया तो मेरा वेलोसिटी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो मेरे बॉडी में अब वेलोसिटी रहा या एक्सेलरेशन रहा, एक्सेलरेशन रहा। तो वही बात कोई लिखा गया है इसमें। क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको हम पूरा का पूरा एक बार निचोड़ बता देते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सिंपली ये कहता है, याद रखिएगा इसको, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो ऑब्जेक्ट जैसा है रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में तो मोशन में रहना चाहेगा, जब तक कि एक बाहर से अनबैलेंस फोर्स उस पर ना लगाया जाए। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है। ये उसको याद रखने का तरीका हो गया है। इसको याद रखने का तरीका क्या होगा, इसको याद रखने का तरीका आपके लिए ये होगा, समझिए ध्यान से, याद रखिएगा इसको। फोर्स बोलो या फिर मोमेंटम बोलो, आप कुछ बोल लीजिए। फोर्स या फिर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑब्जेक्ट के मास और एक्सेलरेशन पे। अब आप वेलोसिटी मत बोलिए। देखो जब आप मोमेंटम के बारे में बोलेंगे ना, उस समय पे आप जिक्र कीजिएगा मोमेंटम और वेलोसिटी का।
लेकिन जब आप जिक्र करिएगा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, तो उस समय पे मोमेंटम के बदले आप वर्ड इस्तेमाल कर दीजिएगा फोर्स, और वेलोसिटी के बदले आप इस्तेमाल कर दीजिएगा वर्ड एक्सेलरेशन। बाकी मास तो दोनों में सेम है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। लेकिन क्या दोनों अलग अलग चीज है? क्या दोनों अलग अलग चीज नहीं है, दोनों सेम चीज है। बस मोमेंटम को यहाँ पे पी को यहाँ पे मोमेंटम कहा, यहाँ पे हमने फोर्स कह दिया, यहाँ पे वेलोसिटी कहा, यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन कह दिया। लेकिन दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम चीज कहना चाह रहा है। तो सिंपली आप यहाँ पे ये याद रखिएगा कि जब भी बात हो मोमेंटम का, तो मोमेंटम का जब भी बात होगा तो आप याद रखिएगा कि मोमेंटम हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और उसके वेलोसिटी पे। मतलब कि उस ऑब्जेक्ट का या तो आप मास बदल दो, बढ़ा दो, या फिर वेलोसिटी बढ़ा दो, तो मोमेंटम भी अपने आप बढ़ जाएगा। या फिर मास और वेलोसिटी में दोनों में से किसी एक चीज को घटा दो तो मोमेंटम भी घट जाएगा। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का सिंपल सा मतलब हो गया कि फोर्स जो है मास और एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बस और कुछ नहीं है इसमें। तो अब बताइए, आप बताइए कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को आप कैसे याद रखेंगे? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हाँ, फोर्स जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास और एक्सेलरेशन के। अच्छा, F इज टू एम ए शॉर्ट में हो गया। कोई बोले कि इसको एक्सप्लेन करके बताओ, एक्सप्लेन करो इसको। आप ऐसे बोलिएगा, पहले आप मास को समझाइएगा, पहले मास को, बाद में एक्सेलरेशन को समझाएंगे। पहले मास को समझाइएगा कि देखिए एक हाथी है, बहुत ही मोटा है, वो मेरी ओर आ रहा है, उसको हम रोकना चाहेंगे, तो मास ज्यादा है उसका, तो हमको फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। सिंपल सी बात, पहला हो गया। अब आप एक्सेलरेशन कैसे समझाएंगे? ऐसे समझाइएगा, देखिए एक मेरा दोस्त है, वो ना दौड़ के मेरी ओर आ रहा है, और जैसे जैसे वो मेरी ओर आ रहा है वैसे वैसे अपना वेलोसिटी भी बढ़ाते आ रहा है। क्या आप जब दौड़ना शुरू करते हैं तो पहले आप धीरे से शुरुआत करते हैं, फिर स्पीड बढ़ाते हैं अपना? उसी प्रकार से आपका दोस्त दौड़ना शुरू किया और लगातार वो अपना स्पीड बढ़ाते 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 वो आपकी ओर आ रहा है। मतलब कि उसका हर वक्त वेलोसिटी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। हर वक्त वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसके बॉडी में अब वेलोसिटी नहीं है, बल्कि उसके बॉडी में अब एक्सेलरेशन है। और चूंकि वो बहुत तेजी से हमारी ओर आ रहा है, तो उसको रोकने के लिए हमको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो दोनों चीज आपने समझा दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं ना अब इसमें। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन, यही हमारा कहलाता है न्यूटन का सेकंड लॉ। अब तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, ये F इज इक्वल टू एम ए कैसे आया? केवल इतना लिखने से काम चलेगा? नहीं, एग्जाम में कई बार डेरिवेशन भी पूछा जाता है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को आप मैथमेटिकली प्रूफ करके बताओ कि ये कैसे आया। तो इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे, क्योंकि आज तो टाइम नहीं बचा, तो अगले वाले क्लास में हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि आखिर F इज इक्वल टू एम ए आया तो कैसे आया। ठीक है ना? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आई होप आप लोगों को पूरा क्लास समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं ना अब इसमें? इन दोनों टॉपिक में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये भी और ये भी है दोनों सेम चीज, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा दोनों का बदल दिया है। यहाँ पे P का मतलब फोर्स है और वहाँ पे F का मतलब फोर्स है। यहाँ पे V का मतलब वेलोसिटी है, और चेंज इन वेलोसिटी हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है। वही बात उसमें कहा गया था। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को सिंपल सा रखने का तरीका क्या हो गया? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन। मास ज्यादा होगा तो फोर्स भी उसको रोकने के लिए ज्यादा लगाना पड़ेगा। एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का ज्यादा होगा तो उसको रोकने के लिए भी हमको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। या फिर मास कम होगा तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा, एक्सेलरेशन कम होगा तो फोर्स भी हमको कम लगाना पड़ेगा रोकने के लिए। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन को भी कंप्लीट किया। अगले वाले क्लास में हमारा टॉपिक होगा कि आखिर ये F इज इक्वल टू एम ए, यानी कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, ये कैसे आया, है ना? तो इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में प्रूफ कर लेंगे। चलिए, तो मिलते हैं। और हाँ, कोई भी डाउट रहा होगा ऑनलाइन वाले बच्चे तो आप लोग एक बार कमेंट कर लीजिएगा, आप लोगों को कोई डाउट। चलिए, तो डाउट यदि है तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।